हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी केमिस्ट्री के चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के एक टॉपिक जो कि हमारा केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस। इस टॉपिक के जो हैं हम आज एमसीक्यूज करने वाले हैं, और अगर आपको उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ फिजिकल चेंज, यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा हमारा फिजिकल चेंज जो है रिप्रेजेंट करता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि है H2O, जो कि हमारा लिक्विड की फॉर्म में था, बट अगर हमने मान लो हमारे पास पानी है, हमने उसको गैस पे जो है गर्म कर दिया, उसको बहुत ज़्यादा बॉयल कर दिया कि वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया है। सो दैट्स नॉट अ केमिकल चेंज, क्योंकि इसमें कोई नई चीज़ नहीं बन रही है नई प्रॉपर्टीज़ के साथ। इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। विच अमंग द फॉलोइंग प्रोसेसेस रिप्रेजेंट्स फिजिकल चेंज, यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा हमारा फिजिकल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। सी, जो कि हमारा सॉलिड की फॉर्म में, प्लस O2 जो कि हमें देगा CO2, कोल टू कोल गैस, ड्राई आइस टू CO2 एंड सल्फर टू सल्फर डाइऑक्साइड। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि है ड्राई आइस टू CO2, क्योंकि जो हमारी ड्राई आइस है कि जब वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी तो वो हमें CO2 देगी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जिसमें हमारा इनिशियल सब्सटेंस जो है वो अनचेंज रहता है। ऑप्शंस हमारी कर्लिंग ऑफ मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स एंड डाइजेशन ऑफ फूड। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा फिजिकल चेंज है। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि गेटिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, क्योंकि अगर हम सी वाटर में से सॉल्ट को निकालते हैं तो केमिकल चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने इसे पानी में से उसको पानी को इवेपोरेट करके हमने सॉल्ट ले लिया, हम उसको वापस से पानी में डिसॉल्व कर सकते हैं। A student added dilute HCl to a test tube containing zinc granules. Identify the wrong observation. तो चलिए अब हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं कि हमें यहाँ पर कहा गया है कि एक स्टूडेंट है जिसने एक डाइल्यूट HCl के टेस्ट ट्यूब में उसने जिंक के ग्रैन्यूल्स डाले, यानी कि जिंक प्लस HCl किया उसने। HCl हमारा डाइल्यूट फॉर्म में है और हमारा जिंक है वो सॉलिड फॉर्म में है, और हमें कहा गया है कि इनमें रिएक्शन हुई है। अब हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, हमें मिलेगा कि यहाँ पर हमारा बनेगा जिंक क्लोराइड प्लस हमारा H2 गैस जो है वो इवॉल्व आउट होगी। अब हमें रॉन्ग ऑब्जर्वेशन के बारे में बताना है। हमारे पास इक्वेशन लिखी गई है, अब हम इसको देख के बता सकते हैं। द जिंक सरफेस बिकेम डल एंड ब्लैक, अ गैस इवॉल्व विच बर्न विद पॉप साउंड, द सॉल्यूशन रिमेन कलरलेस, द सॉल्यूशन बिकम ग्रीन इन कलर। अब इन तीनों ऑप्शन को देखने से पहले ना मैं सेकंड ऑप्शन को देखती हूँ कि हम यहाँ पर कहा है कि जो गैस इवॉल्व हो रही है वो एक पॉप साउंड के साथ जो है बर्न होती है। गैस इवॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन ये जो पॉप साउंड के साथ इवॉल्व होती है, लेकिन यहाँ पे बर्निंग के बाद के हमने यहाँ पर बर्न थोड़ा ना किया। हाँ, हमारी जो हाइड्रोजन गैस है वो ऊपर आ जाएगी, फिर हम उसको बंद करेंगे तब जाके हमें पॉप साउंड मिलेगी ना। हमने यहाँ पर कुछ बर्निंग की ही नहीं है, तो हमें पॉप साउंड के साथ बर्निंग वाली क्या फीलिंग आएगी। यही है हमारा करेक्ट ऑप्शन कि ये रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है। A dilute solution of sodium carbonate was added to two test tubes, one containing dilute hydrochloric acid and the other containing dilute sodium hydroxide. The correct observation was, हमें यहाँ पर कहा है कि अब हमने सोडियम कार्बोनेट लिया है और हमने उसको दो टेस्ट ट्यूब में डाला है। पहले टेस्ट ट्यूब में था हमारा डाइल्यूट HCl, दूसरे में था डाइल्यूट NaOH। अब हमें इसकी करेक्ट ऑब्जर्वेशन बतानी कि A या B में से हमें क्या सही देखने को मिलेगा नीचे दिए गए ऑप्शंस में से। A brown colored gas liberated in test tube A. A brown colored gas has liberated in test tube B. A colorless gas liberated in test tube A. A colorless gas liberated in test tube B. करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड जो कि a colorless gas liberated in test tube A. और वो कलरलेस गैस कौन सी होगी, वो होगी हमारी CO2, क्योंकि जब हम HCl को सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो इस इक्वेशन एक बार हम देख लेते हैं। Na2CO3 प्लस हमारा HCl। जब हम इसको जो है रिएक्ट करवाते हैं हमारा ये
हमारा NaCl बनेगा, उसके साथ साथ हमारा H2O बनेगा, और हमारा जहाँ पे कार्बोनेट होता है वहाँ पे एक जो होता है हमारा वो होता है CO2। एक जो हमारा प्रोडक्ट निकल के आता है वो CO2 होता ही होता है कार्बोनेट वाले उसमें। सो इसमें हमारे प्रोडक्ट आएंगे NaCl प्लस हमारा H2O हमें देखने को मिलेगा एंड हमारा CO2। एंड गैस हमारे यहाँ पर सिर्फ CO2 ही है जो कि हमारी कलरलेस होती है। एंड ये टेस्ट ट्यूब ए की बात है, सो अ कलरलेस गैस लिबरेटेड इन टेस्ट ट्यूब ए। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज़ इन अकॉर्डेंस विद। बैलेंस केमिकल इक्वेशन कौन से लॉ को फॉलो करने के लिए होता है? एवोगाड्रोज लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम्स। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। The equation copper plus X molecules of HNO3 gives you copper nitrate plus Y molecules of NO2 plus 2H2O. The values of X and Y are. X and Y की वैल्यू बतानी। पहले हम देखते हैं कि अब H है तो H यहाँ पर देखते हैं हमारे कितने होंगे। सो हमें यहाँ पर 4 H दे गए, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, सो इसलिए हमारा यहाँ पे आ जाएगा 4। अब हम यहाँ पे देखते हैं वाई एन दे रखा है, तो एन देखते हैं हमारे यहाँ पर एन कितना है। सो एन जो है हमारे यहाँ पर 4 देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे 4 लगाया ना एच के साथ 4, तो हमें यहाँ पर 4 एन देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ हम यहाँ पर 4 लगाने से पहले ये भी देखना है कि हमारे प्रोडक्ट साइड में ही एन और कहीं पर है तो नहीं। सो हमारा एन यहाँ पर भी है जिसका होल ट्वाइस है, यानी कि हमारे N2 मॉलिक्यूल जो है पहले से ही, मतलब एन के हमारे 2 मॉलिक्यूल्स पहले से प्रेजेंट हैं। सो अब हमें कितने की ज़रूरत है? अब हमें 2 की ज़रूरत है। सो हमारे यहाँ पर आ जाएगा 2। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन थर्ड, 4 and 2। इन द फॉलोइंग इक्वेशन सोडियम कार्बोनेट प्लस X मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl गिव्स यू सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2O। द वैल्यू ऑफ X इज़। X की वैल्यू बतानी है। फिर से H की आ गया तो हम H को ही देख लेते हैं। H यहाँ पर कितने हैं? H है हमारे यहाँ पर 2। सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा 2। टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ गैशियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वी यूज़ द सिंबल। यानी कि अगर हमें पता है कि हमारे पास जो है कोई गैशियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है तो हम उसको कैसे इंडिकेट करते हैं? प्रोडक्ट इसके हम प्रोडक्ट जो है लिख देते हैं, फिर उसके नीचे हम गैस लिख देते हैं, या फिर हम ब्रैकेट में भी इस तरह से गैस लिख देते हैं। देन सेकंड हमारा प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स विद अपवर्ड एरो, एक अपवर्ड एरो के साथ। थर्ड है कि डाउनवर्ड एरो के साथ, या फिर बोथ ए एंड बी। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 4 जो कि बोथ ए एंड बी, क्योंकि अगर हमारे पास गैशियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होता है सो हम उसको इस तरह से भी लिखते हैं, और या फिर हम इस तरह से एक एरो बना के भी लिख सकते हैं। शायद मैंने अभी पीछे किया भी था एरो बना के, CO2 वाला शायद। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स अ केमिकल रिएक्शन। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा हमारा केमिकल रिएक्शन देगा? करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 4 जो कि हीटिंग मैग्नीशियम वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। यानी कि जब हम मैग्नीशियम वायर को एयर के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे जो है हीट करेंगे सो हमें एक केमिकल रिएक्शन देखने को मिलेगी। केमिकल रिएक्शन मतलब एक नया सब्सटेंस बनेगा नई प्रॉपर्टीज़ के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ वैलेंसी 3+, यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी ऐसा एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी +3 या 3+ होती है? एंड इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी है, 9th क्लास का टॉपिक है, वैलेंसी से रिलेटेड है। द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हमारे केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, कैटलिस्ट एंड नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है रिएक्टेंट्स। द केमिकल नेम ऑफ PbNO3 का हो ट्वाइस। ऑप्शन है हमारे फॉस्फोरस नाइट्रेट, लीड नाइट्रेट एंड लीड नाइट्रो ऑक्साइड। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि लीड नाइट्रेट। केमिकल इक्वेशन implies equalizing the atom of various kind in reactions and in products is known as, यानी कि ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें हमारा रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों ही जगह नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो। सो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? स्केलेटल इक्वेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। द टू साइड्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन आर सेपरेटेड बाय मीन्स ऑफ, यानी कि एक तरफ हमारा रिएक्टेंट साइड होता है, एक तरफ हमारा प्रोडक्ट साइड होता है। सो उनको हम किस तरीके से जो है सेपरेट करते हैं? हम उनको सेपरेट करते हैं एक एरो के उससे, एक
आगे की तरफ वाला एरो। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट, एन एरो। हाउ डज द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इन अ केमिकल रिएक्शन इंडिकेट, यानी कि अगर हमारी एक इक्वेशन है या रिएक्शन है जिसमें प्रेसिपिटेट बना है, हमें पता है कि इसमें प्रेसिपिटेट बना है, तो हम उसको कैसे इंडिकेट करें कि सामने वाले को भी पता चल जाए कि प्रेसिपिटेट बना है। बाय अपवर्ड एरो, बाय डाउनवर्ड एरो, बाय साइडवाइज एरो एंड बाय जिगजैग लाइन। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड, जो कि बाय डाउनवर्ड एरो, क्योंकि हमारा जो प्रेसिपिटेट होता है वो इनसॉल्युबल होता है, जिसकी वजह से वो नीचे बैठ जाता है। नीचे बैठ जाता है यानी कि डाउनवर्ड्स एरो। द इंफॉर्मेशन रिटन ऑन एरो हेड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इंडिकेट्स, यानी कि जब हम कोई रिएक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल जब हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं, जैसे कि हमारा H2O का एग्जांपल हो सकता है कि जब हमारा H2O हम उस पर इलेक्ट्रिसिटी लगाते हैं, हम उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, सो हमें हमारा H2 मिलता है प्लस हमारा O2 मिलता है। सो ये जो है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ज़रूरी नहीं है कि इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो, पर मैं आपको एग्जांपल देने के लिए बता रही हूँ। सो इसमें हम यहाँ पर एरो पे लिखते हैं कि हम यहाँ पे एरो पे लिखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला है, मतलब हमने क्या किया है जिसकी वजह से हमें ये सब हमारे प्रोडक्ट बन के आए हैं। सो इसी को हम कहते हैं कि जब हम एरो पे कुछ लिखते हैं, सो क्या होता है हमारा करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड, जो कि कंडीशंस अंडर विच रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। अब आते हैं हम हमारे असर्शन रीज़न पे, जिसमें हमारे 4 ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन होता है कि जो हमारा असर्शन है और रीज़न है दोनों सही है एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। देन सेकंड ऑप्शन होता है कि रीज़न असर्शन दोनों सही है बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। थर्ड होता है कि असर्शन सही है रीज़न गलत है। एंड फोर्थ होता है कि असर्शन गलत है रीज़न सही है। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ। असर्शन कहता है अ केमिकल इक्वेशन मस्ट रिप्रेजेंट अ ट्रू केमिकल चेंज, यानी कि एक केमिकल इक्वेशन में हमें हमेशा एक ट्रू केमिकल चेंज देखने को मिलता है। सो ये हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न हमें कहता है आयनिक इक्वेशन मस्ट हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस ऑन बोथ साइड्स ऑफ एरो, यानी कि हमारे रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों ही जगह नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ चार्जेस इक्वल होना चाहिए। सो ये भी हमारा ट्रू है। लेकिन यहाँ पे बात हुई केमिकल चेंज की, यहाँ बात हो रही है बैलेंसिंग की। सो कुछ तालमेल नहीं है इनमें, सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन कहता है देयर इज़ अ कंजर्वेशन ऑफ मास ड्यूरिंग द केमिकल चेंज, केमिकल चेंज के दौरान हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास वाला लॉ फॉलो होता है। ये हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न कहता है एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। एंड दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि हमें कह रहा है कि केमिकल चेंज के दौरान कंजर्वेशन ऑफ मास वाले लॉ को फॉलो किया जाता है, क्योंकि एटम जो है ना तो हम उनको बना सकते हैं ना हम उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए। असर्शन हमें कहता है हीट इज़ अब्जॉर्ब ड्यूरिंग द एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये हमारा बिल्कुल सही है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के दौरान हीट जो है अब्जॉर्ब की जाती है। देन रीज़न हमें कह रहा है कि केमिकल इक्वेशन सिर्फ तभी हुई है, मतलब हम तभी मान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है जब हमारे रिएक्टेंट्स को हमने हीट किया, उससे हमारा गलत है, क्योंकि हम उनको हीट कर भी सकते हैं या फिर वो हमें खुद हीट भी दे सकते हैं। सो हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पे ओनली आ गए, कैन अकर आ जाता ठीक था, लेकिन कैन ओनली सिर्फ ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा एक्सोथर्मिक भी हो सकता है एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एब्जॉर्ब वाली भी हो सकती है, हीट वाली भी हो सकती है और रिलीज वाली भी हो सकती है। सो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी। बर्निंग ऑफ कैंडल इज़ प्योरली अ फिजिकल चेंज, की कैंडल का जलना एक फिजिकल चेंज है, पर पूरी तरह से फिजिकल चेंज है, सो हमारा गलत है, क्योंकि बर्निंग ऑफ कैंडल में हमारा कंबशन ऑफ वैक्स भी आता है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स भी आता है। सो इसीलिए कंबशन ऑफ वैक्स हमारा केमिकल चेंज होगा, फिजिकल चेंज प्योरली नहीं होगा। सो इसलिए गलत है। देन रीज़न हमें कह रहे हैं कंबशन ऑफ वैक्स एंड मेल्टिंग ऑफ वैक्स दोनों ही हमारे बर्निंग ऑफ कैंडल में इंक्लूड किए जाते हैं। सो ये हमारा बिल्कुल सही है। सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन हमें कहता है रस्टिंग ऑफ आयरन इज केमिकल चेंज। सो ये हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि रस्टिंग ऑफ आयरन हमारा एक केमिकल चेंज है, क्योंकि एक सेकेंड, जब हमारा जो आयरन होता है वो हमारे मॉइस्चर के साथ हमारे एयर के साथ रिएक्ट करता है, मॉइस्चर यानी H2O और एयर यानी हमारा O2। सो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ Fe2O3, यानी कि हमें फेरिक ऑक्साइड देखने को मिलता है, प्लस पॉइंट हमारा X मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O भी हमें देखने को मिलते हैं। अब वो X क्या है, हमें
ये कंफर्म नहीं होता है, वो हमारे मॉइस्चर पे डिपेंड करता है कि कितना मॉइस्चर है उतने ही ज़्यादा हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाते हैं। सो ये हमारा बिल्कुल सही है। एंड अभी हमने देखा रिएक्शन में कि हमारा एक नया सब्सटेंस बना था जो कि था हमारा फेरिक ऑक्साइड प्लस वो हाइड्रेटेड फॉर्म में था। सो वो हमारे केमिकल चेंज है क्योंकि उसमें हमारा जो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बन के आया है उसकी आयरन, ऑक्सीजन और वाटर से अलग ही प्रॉपर्टीज़ हैं। सो ये भी हमारा बिल्कुल सही है, दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं। सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिबन इज़ क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को हमें जलाने से पहले उसको क्लीन करना चाहिए। सो हमारा बिल्कुल सही है। अब रीज़न हमें कह रहा है कि हमें इसलिए ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन होती है उसके ऊपर जो है एक थिन लेयर जो है डिपॉजिट हो जाती है। वो लेयर कौन सी होती है? वो लेयर हमारी ऑक्साइड की ही लेयर होती है। सो अगर हम उसको हटा देंगे सो हमें हमारी रिएक्शन करनी है वो हमसे हो जाएगी, अच्छे से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं। सो इसलिए करेक्ट ऑप्शन ए। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज़ अ केमिकल चेंज। ये हमारा बिल्कुल सही है क्योंकि मैग्नीशियम रिबन को हम जब बर्न करते हैं तो हमें हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड देखने को मिलता है जिसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग होती हैं। देन रीज़न हमें कह रहा है अ न्यू प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ फॉर्म्ड एज ए प्रोडक्ट। वही है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, नया प्रोडक्ट बन रहा है नई प्रॉपर्टीज़ के साथ, सो इसलिए केमिकल चेंज है। सो ये हमारा बिल्कुल सही है, दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं। सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए। अ केमिकल असर्शन हमें कहता है अ केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। ये हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न हमें कहता है अ केमिकल इक्वेशन शुड ऑलवेज सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये भी हमारा बिल्कुल सही है कि हमारा जो केमिकल इक्वेशन है वो हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करता हुआ होना चाहिए। दोनों को अगर हम कोरिलेट करके देखें तो जस्टिफाई कर रहे हैं एक दूसरे को, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन हमें कहता है फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स अ केमिकल चेंज। फोटोसिंथेसिस जो है उसमें एक केमिकल चेंज हमें देखने को मिलता है। सो ये हमारा बिल्कुल सही है क्योंकि हमारा ग्लूकोज बनता है जो कि हमारा बिल्कुल अलग ही प्रॉपर्टी शो करता है। न्यू प्रोडक्ट विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ प्रोसेस। नया प्रोडक्ट बन रहा है, क्या बन रहा है? हमारा ग्लूकोज बन रहा है C6H12O6, नई उसकी प्रॉपर्टीज़ है। सो इसलिए ये हमारा केमिकल चेंज है। सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कि किसी भी केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग जो है वो हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करती हुई होनी चाहिए। सो हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न हमें कहता है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ये भी हमारे से कुछ जस्टिफाई कर रहा है, बैलेंसिंग को जस्टिफाई कर रहा है। सो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन हमें कहता है क्विक लाइम रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। यानी कि जो हमारा क्विक लाइम है, क्विक लाइम मतलब हमारा जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो हमारे पानी के साथ जो है बहुत ज़्यादा विगरसली जो है रिएक्ट करता है क्योंकि वो हमारी बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ करते हैं, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सो हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न हमें कहता है द अबव केमिकल रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऊपर जो ये हमें रिएक्शन दी गई है ये एक्सोथर्मिक है। सो ये हमारा बिल्कुल सही है। इसी रिएक्शन की बात हो रही है दोनों में। सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज असर्शन हमें कहता है फोटोसिंथेसिस इज कंसिडर्ड एज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस जो है वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि उसमें हमारी सनलाइट एब्जॉर्ब होती है। सो हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न हमें कहता है एनर्जी जो है हमारे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में रिलीज़ हो रही है। सो हमारा गलत है क्योंकि रिलीज़ हमारी फोटोसिंथेसिस में नहीं होता है, रेस्पिरेशन में होता है। इसमें हमारी एनर्जी जो है एनर्जी तो नहीं, सनलाइट जो है एब्जॉर्ब की जाती है। सो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। सो आई होप कि आपको ये सारे MCQs क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।